Hello student, this is Pooja and welcome you all at this YouTube channel Maths Excellence. So आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस. सो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. फर्स्ट क्वेश्चन है शो दैट फंक्शन f such that r to x belongs to r such that -1 less than x less than 1 defined by f of x is equals to x divided by 1 plus modulus of x belongs to real number is 1 1 and on to function. हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ पर देखो मॉडुलस ऑफ x हम कैसे डिफाइन करते हैं. दो तरीके से डिफाइन करते हैं, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और जब x की वैल्यू लेस देन 0 है. अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये वैल्यू x देगा और माइनस एक्स देगा जब इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है. क्लियर है. मॉडुलस ऑफ x हमारा यहाँ पर डिफाइन हो गया. अब देखो फंक्शन हमें क्या गिवन है, f of x is equals to x divided by 1 plus modulus of x. और हमें प्रूव करना है कि इसकी जो डोमेन और कोडोमेन गिवन है उसमें ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है. तो सबसे पहले देखो, अगर हम यहाँ पर f of x1 x2 वाला कंसेप्ट लेकर चले, क्या लेकर चलें भाई, x1 is equal to f of x2, it implies x1 is equals to x2. क्लियर है. इसी तरीके से हम प्रूफ करते हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो x1 और x2 भी बराबर होने चाहिए. तो यहाँ पर देखो हम सेम कंसेप्ट का यूज करेंगे. तो यहाँ पर हमारे पास 4 केसेस राइज होंगे. अब 4 केस क्यों बनेंगे ये देखो. अब देखो यहाँ पर हम x को दो तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, एक ले रहे हैं x1 और दूसरा ले रहे हैं x2. तो बेसिक सी बात है, अगर यहाँ पर x है तो ये x हमारा दो तरीके से डिपेंड हो जाएगा. एक जब वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और एक हो जाएगा जब वैल्यू लेस देन 0 है. तो यहाँ पर अगर हमारे पास दो है तो या तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेकर चले हम या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेकर चले. तो इनमें से दूसरा कैसा होगा, लेस देन इक्वल टू 0. क्लियर है. एक केस तो हमारा, दो केस तो ये हो गए, या तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाए या ये ग्रेटर देन 0 हो जाए. और देखो तीसरा केस हमारे पास क्या होगा कि या तो दोनों ही ग्रेटर देन 0 हो जाए, तीसरा केस है, और चौथा केस क्या हो जाएगा, दोनों ही हमारे लेस देन 0 हो जाए. तो 4 केस हमारे पास यहाँ पर राइज होंगे अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट, जिसमें हम क्या लेंगे, x1 एंड x2 दोनों हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. क्लियर है. दोनों को हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेकर चल रहे हैं. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, मॉडुलस की वैल्यू होगी x. तो देखो f of x1 निकालेंगे, x की जगह पर x1 पुट करेंगे, x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x1. क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी. इज इक्वल्स टू x2 पुट करेंगे, x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x2. क्लियर है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों की, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसकी और इसकी. x1 की यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू, सिमिलर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे x2 प्लस x1 x2. अब देखो x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, x1 इज इक्वल्स टू x2. क्लियर है. तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉपर्टी हमने ली ये हमारी सेटिस्फाइड होगी. तो इस केस में जो फंक्शन है वो हमारा 1 1 है. अकॉर्डिंग टू दिस केस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन. अब देखो सेकंड केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा. तो नेगेटिव से नेगेटिव फिर से कैंसिल हो जाएगा, x1 x2 के बराबर आ जाएगा. तो देखो केस 2, व्हेन x1 इज लेस देन 0 एंड x2 इज ऑल्सो लेस देन 0. तो यहाँ पर देखो f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2 और हमें सेटिस्फाई करवाना है x1 इज इक्वल्स टू x2. क्लियर है. अब देखो f of x1 लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, x1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x1. यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि मॉडुलस x लेस देन 0 पर हमें माइनस x वैल्यू दे रहा है. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस x1. सिमिलर यहाँ पर x2 पुट करेंगे, 1 माइनस x2, क्योंकि x2 भी हमने लेस देन 0 लिया. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x1 माइनस x1 x2. सिमिलर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x2 माइनस x1 x2, x2 माइनस x1 x2. इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से x1 हमारा x2 के बराबर आ गए और यही हमें प्रूफ करना था 1 1 में. सो दैट फंक्शन इज 1 1. क्लियर है. अब एक और केस लेंगे जब हमारे पास या तो x1 नेगेटिव ले लो या फिर x1 पॉजिटिव ले लो. केस थर्ड,
और केस 4 भी हमारा सेम है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हम लेकर चलेंगे। मान लेंगे कि x1 हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x2 हमारा लेस देन 0। क्लियर है, एक हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया और एक लेस देन 0 लिया। तो यहाँ पर देखो फंक्शन में पुट करेंगे f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। अब देखो x1 पुट करेंगे, x1 हमने क्या लिया है, ग्रेटर देन 0 लिया है, तो मॉडुलस की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव x आएगी। तो ये हो जाएगा x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x1। अब देखो x2 हमने यहाँ पर लिया है नेगेटिव, लेस देन 0 पर वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, तो इस मॉडुलस की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। सो ये हो जाएगा x2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x2। क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोनों की, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल्स टू, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे x2 प्लस x1 x2। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x1 हमारा x2 के बराबर नहीं आएगा। सो यहाँ पर देखो x1 माइनस x2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 x2 प्लस x1 x2। तो ये क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 2x1 x2। तो यहाँ पर देखो कभी भी x1 और x2 बराबर नहीं होंगे। सो x1 इज नॉट इक्वल टू x2। और हम लेकर क्या चले थे कि फंक्शन में हमारी वैल्यू है जो बराबर नहीं आएगी, अगर ये बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं आएंगे। सो फंक्शन इज 1 1। क्लियर है। ये यहाँ पर देखो जो हमने वैल्यूज ये ऑलरेडी इक्वल नहीं है, और अगर फंक्शन में वैल्यू पुट करते तो भी ये हमारी इक्वल नहीं आई। सो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम एग्जिस्ट क्या करवाते हैं, देखो फिर से हम एग्जिस्ट करवाते हैं कि f ऑफ x1 x1 अगर x2 के बराबर नहीं है, सो f ऑफ x1 भी x2 के बराबर नहीं होगा। और यही कंडीशन हमने यहाँ पर प्रूव की कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ये और ये वैल्यू भी बराबर हमारी नहीं आएगी। x1 माइनस x2 इज नॉट इक्वल टू 2x1 x2, सो दैट फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। क्लियर है। अब बात आती है हमें प्रूव करना है कि फंक्शन हमारा ऑन टू भी है, f इज ऑन टू। ऑन टू प्रूव करने के लिए हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर इसकी हेल्प से। सो यहाँ पर देखो f ऑफ x हमारे पास क्या है, x डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x। और मॉडुलस ऑफ x के हमारे पास दो वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, जब x ग्रेटर देन 0 है और जब x हमारा लेस देन 0 है। तो यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू है ये हमारी किसके बराबर होती है, y के बराबर है। क्लियर है। और y में हमारे पास जो वैल्यूज है y कहाँ से बिलोंग करेगा, इस सेट से बिलोंग करेगा, और इसमें इसकी वैल्यूज क्या क्या आएंगी, -1 to 1। ये हमें इंटरवल गिवन है कि y हमारा इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। अब मान लिया हमने कि जो x है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्लियर, हमने क्या माना कि x की जो वैल्यूज हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास मॉडुलस की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव x आएगा। तो यहाँ पर देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x। क्लियर है। अब हमें यहाँ पर इस x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इट इंप्लाइज y इंटू 1 प्लस एक्स, जो कि इसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर x की इक्वल हो जाएगा। सो y प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू x। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, y अलग चाहिए और x की टर्म हमें अलग चाहिए। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, y इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स वाई। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू x कॉमन निकालेंगे 1 माइनस वाई। सो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई। ठीक है। और y हमारा किस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो y की वैल्यू भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 आएगी। तो ये हमारा किस में बिलोंग कर जाएगा, x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0 है, तो ये कहाँ से जाएगा, 1 और 1 माइनस वाई, इस इंटरवल से ये बिलोंग कर जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है तो y हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 माइनस एक्स। x की वैल्यू लेस देन 0 आएगा, लेस देन 0 है तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव x। फिर से हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास y इंटू 1 माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू x। y माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स वाई को राइट हैंड साइड ले जाएंगे,
y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स वाई, दोनों में से x को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू वन प्लस वाई। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई। क्लियर है। अब ये y हमारे किस इंटरवल से बिलोंग कर रहा था, इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा था, और यहाँ पर x की वैल्यू हमने क्या ली, लेस देन 0। तो यहाँ पर जो x है वो हमारा कहाँ से बिलोंग करेगा, -1, और जो नीचे जो वैल्यू आई हमारे पास यहाँ तक ये बिलोंग करेगा। सो x का हमारे पास ये इंटरवल हो जाएगा। अब देखो x की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आती है, अगर नेगेटिव लेते हैं तो ये वैल्यू आती है। तो यहाँ पर देखो जितने भी y हैं उनके लिए एक एग्जिस्ट यहाँ पर x कर रहा है इस इंटरवल में। सिमिलर यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई y है तो उसके लिए एक x जरूर एग्जिस्ट कर रहा है इस इंटरवल पर, और अगर इस इंटरवल और इस इंटरवल को हम ऐड करते हैं, इनका यूनियन लेते हैं, तो हमारे पास ये वाला इंटरवल आ जाता है। तो कंप्लीट इंटरवल में हमारे पास अगर हम y की वैल्यू पुट करते हैं फंक्शन में तो एक x हमारे पास जरूर एग्जिस्ट कर रहा है, और इन्हीं दो कंडीशन के अकॉर्डिंग, एक इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, एक और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, हम बोल सकते हैं कि फंक्शन हमारा ऑन टू है। फंक्शन कैसा है भाई, ऑन टू है, क्योंकि सभी के लिए एक परी इमेज जरूर एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन है। सेकेंड क्वेश्चन है, शो दैट फंक्शन f सच दैट r गिवन बाय f of x इज इक्वल्स टू x क्यूब इज इंजेक्टिव। हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन इंजेक्टिव है, मीन्स हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन हमारा वन वन फंक्शन है। सो देखो सबसे पहले फंक्शन हमें क्या गिवन है, f of x हमें गिवन है x क्यूब, और वन वन के लिए हम क्या ले लेते हैं, x1 और x2 डिफाइन करते हैं। सो हम प्रूफ करेंगे f of x1 अगर f of x2 के बराबर है, इट इम्प्लाइज x1 x2 हमारे बराबर होने चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर का क्यूब हमारे किसी दूसरे नंबर के क्यूब के इक्वल तभी हो सकता है जब दोनों नंबर सेम हो। अगर नंबर अलग अलग हैं तो क्यूब कभी भी इक्वल नहीं आएगा। सो यहाँ पर देखो x1 और x2 हमने मान लिया कि दोनों में हम फंक्शन की वैल्यू सेम ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखो x1 क्यूब इज इक्वल्स टू x2 क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर इन दोनों का क्यूब बराबर है तो कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगी कि x1 और x2 दोनों बराबर होंगे, क्योंकि क्यूब तभी इक्वल होता है जब दोनों नंबर हमारे इक्वल हो। और यही कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी थी कि कोई भी यहाँ पर फंक्शन ऑफ x1 x2 अगर बराबर है तो दोनों नंबर हमारे इक्वल आने चाहिए, और ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड यहाँ पर हो जाती है। और कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो हम बोलेंगे फंक्शन हमारा वन वन फंक्शन है, फंक्शन इज वन वन फंक्शन। आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हो कि दो नंबर का क्यूब हमारा तब इक्वल होगा जब हमारे दोनों नंबर इक्वल होंगे, ये चीज आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हो। क्वेश्चन 3 है, गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट x, कंसिडर p of x which is set of all subset of x, define a relation R in p of x as follows: for subset A and B in p of x, A R B if and only if A is subset of B, is R is equivalence relation on p of x, justify your answer। हमें चेक करना है कि जो फंक्शन हमें गिवन है, जो रिलेशन हमें गिवन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन। सो सबसे पहले देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें यहाँ पर एक सेट गिवन है जो कि नॉन एम्प्टी है, मतलब एक से ज्यादा या फिर एक एलिमेंट उसमें जरूर इंक्लूडेड है, और सेट हमारा है एक्स सेट। उसके बाद हमें p of x गिवन है जो कि एक पावर सेट है। पावर सेट सभी को पता होगा, इस सेट के जितने भी सबसेट होंगे वो इस सेट के एलिमेंट होते हैं, जो कि हम सेट थ्योरी में पढ़ते हैं कि पावर सेट क्या होता है। बेसिकली हमें यहाँ पर p of x इज पावर सेट हमें ये गिवन है। उसके बाद हमें बोला गया है कि रिलेशन हमारा R डिफाइन होगा P of x पर, मतलब हमारा जो रिलेशन है वो पावर सेट पर डिफाइन है। और किस तरीके से डिफाइन है ये देखो, दो सबसेट है, मान लिया A और B, किसके हैं सबसेट, ये X सेट के हैं, जो किस में होंगे, P of x में। अब देखो मैं आपको समझाती हूँ क्या हमें गिवन। मान लिया ये हमारे पास A सेट है, तो यहाँ पर x मान लो इसको, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो p of x क्या होगा, इसके जितने भी सबसेट है वो इसके क्या हो जाएंगे, एलिमेंट हो जाएंगे। और इसका अगर हम सबसेट्स निकालें तो फर्स्ट सबसेट क्या होता है, 5 होता है। उसके बाद 1 एलिमेंट इंक्लूड करेंगे, उसके बाद
2 एलिमेंट्स इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लास्टली हमारे पास 2 ही एलिमेंट थे, अगर 3 एलिमेंट होते तो 2 2 का पेयर बनाते, फिर 3 एलिमेंट को हम लेते, तो ये हो जाएगा इसका पावर सेट, ठीक है। ये हमें x गिवन है, तो p ऑफ x हमारे पास ये गिवन है, और हमें बोला गया है कि इस सेट पर हमने इस रिलेशन को डिफाइन किया है, ठीक है। आर रिलेशन इस सेट पर हमारा डिफाइन किया गया है, हमने ये सेट सिर्फ मानकर चला, एक्चुअली हमें ये नहीं गिवन है। तो यहाँ पर देखो रिलेशन हमारा किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि a और b 2 सबसेट हैं, 2 सबसेट किस में होंगे, ये इन p ऑफ x, मतलब कि इस सेट के अकॉर्डिंग जो हमारे सबसेट बने, मान लिया ये कोई a है और ये कोई b है, तो ये दोनों क्या है, सबसेट है इस सेट के, और सबसेट किस में है, इस p ऑफ x में है, मतलब ये p ऑफ x के एलिमेंट हमें गिवन है। तो a और b रिलेटेड कब होंगे, जब हमारे पास a सबसेट होगा बी का। ये हमें रिलेशन डिफाइन किया गया है कि अगर इनमें से कोई भी 2 एलिमेंट ले लें, ए और बी एलिमेंट आप मान सकते हो, कोई भी 2 एलिमेंट आप चूज करो, वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड कब होंगे, जब फर्स्ट इज सबसेट ऑफ सेकंड। यहाँ पर A रिलेटेड टू B, मतलब हमारे पास जो A B पेयर बनता है वो कब बनेगा, जब हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है जो सबसेट होगा सेकंड एलिमेंट का। क्लियरली आपको ये हमें गिवन है। देखो उसके बाद देखो हमें क्या गिवन है कि हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन हमारा है जो कि हमें गिवन है इस P ऑफ X सेट पर, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले देखो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी हमें चेक करनी पड़ेंगी, तभी हम निकाल पाएंगे कि रिलेशन है जो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी क्या होती है, A इज रिलेटेड टू A। सो यहाँ पर देखो A हमारा A से रिलेटेड हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर कैपिटल गिवन है, सो हम कैपिटल A ले लेंगे, ठीक है। A हमेशा A से रिलेटेड होगा, बिकॉज कंडीशन आप क्या लिखोगे यहाँ पर, एवरी सबसेट इज, एवरी सेट लगा लो या फिर सबसेट लगा लो, सेट ही ले लो आप यहाँ पर, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्लियर है। जितने भी सेट हैं वो हमेशा खुद के सबसेट होते हैं, तो यहाँ पर A है जो A का सबसेट होगा, और A अगर A का सबसेट है तो ये रिलेशन में बिलोंग करेगा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू P ऑफ X। A हमारे कहां से बिलोंग करेगा, P ऑफ X से, क्योंकि ये जो A है वो इस P ऑफ X का एलिमेंट है, ना कि X का एलिमेंट, ठीक है। क्योंकि P ऑफ X हमारा क्या है, एक सॉरी A क्या है यहाँ पर, एक सबसेट है, ठीक है। और सबसेट हमारे किस में है, इसमें P ऑफ X में, जबकि X में हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर है। तो ये कंडीशन हमारी वेरीफाई होती है, तो हम बोलेंगे R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R हमारा कैसा रिलेशन हो जाएगा भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखो सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या बोलती है, A अगर B से रिलेटेड है तो B भी A से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर A हमारा रिलेटेड है B से, A हमारा किससे रिलेटेड है भाई, B से रिलेटेड है। तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि A हमारे पास सबसेट है किसका, B का। तो देखो A अगर B का सबसेट है तो इट इंप्लाइज B कांट बी सबसेट ऑफ A, B A का सबसेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो फॉर एग्जाम्पल लेट A इज इक्वल्स टू 1 2, ये हमारा कोई सेट है 1 2 का, और B हमने यहाँ पर सेट ले लिया 1 2 3। आप या तो इसको सबसेट मान लो या फिर इनको सेट मान लो, क्योंकि ये हमारे P ऑफ X में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये जो एलिमेंट है ये एज अ सेट ही होते हैं वहां पर। तो यहाँ पर देखो A हमारा ये है, B है, तो यहाँ पर देखो A है जो B का सबसेट है, A के सभी एलिमेंट B में इंक्लूड है, तो A हमारा B का सबसेट है। तो B हमारा A का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि B में हमारे पास जो 3 है, 3 जो एलिमेंट है वो एक्स्ट्रा है जो कि इसमें नहीं है। अगर इसके सारे एलिमेंट इसमें होते तो ये इसका सबसेट होता, बट यहाँ पर इसके सभी एलिमेंट A में लाइन नहीं कर रहे, तो हम नहीं बोलेंगे कि B हमारा सबसेट होगा A का, ठीक है। तो A तो B का सबसेट है, बट B कांट बी सबसेट ऑफ A, सो दैट B डज नॉट रिलेटेड टू A, B हमारा A से रिलेटेड नहीं है, और अगर B A से रिलेटेड नहीं है तो रिलेशन है जो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा।
सो दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है? लास्ट देखो ट्रांजिटिव रिलेशन, लास्ट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ए हमारा रिलेटेड है बी से और हमें गिवन है बी हमारा रिलेटेड है सी से, तो हमें क्या इंप्लाई करवाना होता है कि ए है जो सी से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ए अगर बी का सबसेट है और बी किसी सी का सबसेट है तो ऑटोमेटिकली ये हमारा क्या हो जाएगा, ए है जो सी का सबसेट हो जाएगा। अब कैसे हो गया, ये एग्जाम्पल के थ्रू भी आप देख लो। फॉर एग्जाम्पल लेट ए सेट हमारा है जिसमें एक एलिमेंट है, बी सेट हमने लिया जिसमें 2 एलिमेंट है, सी सेट हमने ले लिया यहाँ पर जिसमें 3 एलिमेंट है। क्लियर है? अब देखो ए है जो बी का सबसेट है, ए के सभी एलिमेंट बी में है तो ए हमारे किसका सबसेट हो गया, यहाँ पर इस बी सेट का सबसेट हो गया। बी सी का सबसेट है, बी सी का सबसेट कैसा, बी के सभी एलिमेंट सी में इंक्लूड है, सो बी इज सबसेट ऑफ सी। सो यहाँ पर देखो ए के भी तो सभी एलिमेंट सी में हुए, अगर इसके एलिमेंट इसमें है, इसके इसमें है, तो इसके एलिमेंट इसमें भी तो होंगे। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन निकल जाती है कि ए भी हमारा सी का सबसेट होगा, और अगर ए सी का सबसेट है तो ए हमारा सी से रिलेटेड हो जाएगा, और सी से रिलेटेड है तो ये हमारा कैसा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हमें चेक करना था कि ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया या नहीं होगा। सो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। R is not equivalence relation because given relation is not symmetric relation। ये सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बोल सकते। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन फ्रॉम द सेट दिस टू इटसेल्फ। हमें यहाँ पर नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन निकालने हैं और फंक्शन हमारा गिवन है a टू a, और जहाँ पर a हमारे क्या है 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन n, ये हमें सेट गिवन है। अब देखो यहाँ पर ऑनटू फंक्शन की हम 2 तरीके से नंबरिंग निकालते हैं। फर्स्ट, अगर हमारा सेट कोडोमेन और डोमेन इक्वल है तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन क्या होंगे, जो कि हमें यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया। सो नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन हमारा किसके इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएगा, NPN, क्योंकि यहाँ पर नंबर हमारे कितनी है, n एलिमेंट है, तो ये हमारे पास हो जाएगा NPN विच इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस n फैक्टोरियल विच इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस n इज इक्वल्स टू 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल। सो नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन हमारे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल। अब बात आती है कि अगर हमारे पास डोमेन और कोडोमेन इक्वल ना गिवन होकर अलग अलग गिवन हो, तो हमारे पास ऑनटू फंक्शन निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन निकालने के लिए अलग प्रोसेस होता है, जो कि आप ग्रेजुएशन क्लास में पढ़ोगे। ग्रेजुएशन लेवल पर जब आप जाओगे तो वहां पर आपको एक कंप्लीट प्रोसेस गिवन होगा, अलग से आपको एक फॉर्मूला गिवन होगा, 2 टाइप के फॉर्मूला होंगे ऑनटू फंक्शन निकालने के लिए। जब बी हमारे पास नंबर बी के जो एलिमेंट है ज्यादा होंगे, या फिर जब हमारे पास जो ए सेट होगा उसके एलिमेंट ज्यादा होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है लेट a is equals to this, b equal to this and f g such that a to b be function defined by f of x is equals to x square minus x, x belongs to a and g of x is equals to this, x belongs to a, r f and g equal, justify your answer। हमें यहाँ पर 2 सेट गिवन है, ए सेट एंड बी सेट। ए सेट हमारा ये है और बी सेट हमारा ये है, और हमें यहाँ पर 2 फंक्शन गिवन है एफ एंड जी, और दोनों ही फंक्शन ए टू पी डिफाइन है, मतलब दोनों फंक्शन में डोमेन सेट हमारे पास ए है और कोडोमेन सेट हमारे पास बी सेट है, और फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है और जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है। हमें यहाँ पर चेक करना है कि जो फंक्शन f और फंक्शन g है वो दोनों इक्वल है या नहीं है, हमें सिर्फ ये चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो कोई भी फंक्शन हमारे इक्वल कब होते हैं, जब डोमेन के सभी एलिमेंट पर दोनों फंक्शन की वैल्यू इक्वल आती है तो फंक्शन इक्वल है। अगर डोमेन के सभी एलिमेंट के लिए फंक्शन f और g की वैल्यू इक्वल नहीं आती है तो दोनों फंक्शन हमारे इक्वल नहीं है। सो हम क्या निकालेंगे, f ऑफ a इज इक्वल्स टू g ऑफ a, और a हमारा किससे बिलोंग करेगा, डोमेन सेट से, और डोमेन सेट दोनों फंक्शन में हमारे पास क्या है, a सेट है।
तो ये किससे बिलोंग करेगा, ए से। सॉरी, ए की वैल्यू हमारे पास देखो क्या क्या हो सकती है, कैपिटल ए से ये बिलोंग करेगा। तो ए की वैल्यू देखो क्या क्या पॉसिबल है, -1, 0, 1 एंड 2, -1, 0, 1 और 2। सो इन सभी एलिमेंट के लिए हम चेक करेंगे कि दोनों वैल्यू हमारी इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो जी ऑफ -1 निकालेंगे, ठीक है। जी ऑफ -1, यहाँ पर हम -1 पुट करेंगे x की जगह पर, -1 एंड -1 विच इज इक्वल्स टू, देखो 2 एज इट इज, मॉडुलस भी एज इट इज, -1 और माइनस का 1/2। यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -2 -1 विच इज -3 डिवाइड बाई 2 एंड लास्ट में हमारे पास -1 है। और यहाँ पर देखो अगर इसके मॉडुलस से इसको बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 3/2, क्योंकि यहाँ पर देखो मॉडुलस से अगर कोई भी वैल्यू हम बाहर निकालते हैं तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है और माइनस का 1, 2 से 2 कैंसिल और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारे 2 के इक्वल आएगा। सो यहाँ पर g ऑफ -1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब हम निकालेंगे f ऑफ -1, f ऑफ -1 निकालेंगे तो यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट करेंगे, -1। सो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -1। तो ये -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 और माइनस माइनस प्लस 1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर देखो दोनों ही वैल्यू हमारी कैसी है, इक्वल वैल्यू है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो -1 के लिए तो हमारे पास इक्वल वैल्यू आ गई। अब हम चेक करेंगे 0 के लिए। सो g ऑफ 0, 2 × यहाँ पर हम पुट करेंगे 0 -1/2 -1 विच इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर देखो मॉडुलस से माइनस का 1/2 बाहर निकालेंगे, 0 में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -1/2 और -1/2 बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव 1/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0। फिर से निकालेंगे f ऑफ 0, x की जगह पर 0 पुट करेंगे, 0 - 0 विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी 0 के लिए भी वैल्यू हमारी कैसी आई, फंक्शंस की इक्वल वैल्यू आई। अब हम चेक करेंगे -1 के लिए, सॉरी +1 के लिए, g ऑफ 1 और उसके बाद g ऑफ 2 निकालेंगे। सो g ऑफ 1 निकालेंगे, 2 एज इट इज, मॉडुलस 1 - 1/2, 1 - 1/2 एंड -1। अब देखो 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 और प्लस का 1/2 मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1/2 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 2 × 1/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 0। अब हम निकालेंगे f ऑफ 1, तो यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का 1 विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी दोनों के लिए हमारे पास वैल्यूज कैसी हैं, इक्वल वैल्यूज हैं। अब हम निकालेंगे g ऑफ 2 एंड f ऑफ 2। g ऑफ 2 निकालेंगे, 2 एज इट इज, 2 - 1/2 -1। अब देखो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 1 विच इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2 -1। मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो सेम रहेगा, 2 × 3/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, 3 में से बन गया, ये हो जाएगा 2 के इक्वल। अब हम निकालेंगे f ऑफ 2 निकालेंगे। f ऑफ 2 में देखो x की जगह पर 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस करेंगे 2 को, 4 - 2 विच इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर भी g ऑफ 2 और f ऑफ 2 की भी वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो डोमेन के सभी एलिमेंट के लिए हमारे पास दोनों फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे फंक्शन f हमारा फंक्शन g के बराबर है और यही हमें चेक करना था कि ये इक्वल है या नहीं है। तो हमारे दोनों फंक्शन कैसे आए, इक्वल फंक्शन आए। क्वेश्चन 6 है, let a is equals to 1 to 3, then number of relation containing 1 2 and 1 3 which are reflexive symmetric but not a transitive is। हमें यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं और रिलेशन हमारा किस टाइप का होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के कितने रिलेशन हो सकते हैं इस सेट पर, और रिलेशन में ये जो दो पेयर हैं 1 2 एंड 1 3 ये मस्ट इंक्लूड आपको करने हैं कि ये दो तो उसमें होने ही चाहिए। तो ऐसा ही हमने एक एग्जाम्पल किया था, तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था कि जो भी हमें सेट गिवन है उसकी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि कौन कौन से पेयर इसमें इंक्लूड हम कर सकते हैं, 1 2 3 एंड 1 2 3। सो पेयर्स निकालेंगे, 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 1 का रिलेशन 3 के साथ। सिमिलर 2 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ,
2 का रिलेशन 3 के साथ, सिमिलर 3 का रिलेशन 1 के साथ, 3 का रिलेशन 2 के साथ एंड 3 का रिलेशन 3 के साथ। क्लियर है? अब देखो R1 हम डिफाइन करें कि फर्स्ट रिलेशन हमारा ये होगा, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव है तो ये भी पेयर होगा उसमें, ये भी होगा और ये भी होगा, तीनों के जो आइडेंटिटी पेयर है वो इसमें इंक्लूड जरूर होंगे, 1 1 2 2 एंड 3 3। अब देखो तीनों पेयर हैं तो ये जो रिलेशन है ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो यहां से आप इनको हटा सकते हो कि ये पेयर हम इनमें इसमें इंक्लूड कर चुके हैं। सो अब देखो हमारे पास ये पेयर बचे, इसमें से हमें बोला गया है कि 1 2 और 1 3 पेयर तो इसमें जरूर होना चाहिए, तो ये हमें इसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कितने पेयर बचे, 2 1 2 3 3 1 एंड 3 2, ये पेयर हमारे पास बचे। अब देखो इनके साथ तो हम बोल सकते हैं कि जो रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव है। अब हमें चेक करना है कि सिमेट्रिक भी होना चाहिए ये रिलेशन, तो सिमेट्रिक कब होगा, जब इसका उल्टा और इसका उल्टा जो पेयर है वो भी इसमें हो जाए, मतलब 2 1 एंड 3 1 पेयर भी इसमें होना चाहिए, तभी ये रिलेशन है जो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो इनके अकॉर्डिंग हम बोल देंगे कि ये हमारा सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो अगर मैंने क्या क्या इंक्लूड किया, 2 1 एंड 3 1। अब देखो इनमें से अगर मैं कोई भी पेयर इंक्लूड करती हूँ तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। देखो यहाँ पर 3 का रिलेशन 1 के साथ है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, तो हमारे पास किस किस का रिलेशन होना चाहिए, 3 का रिलेशन 2 के साथ होना चाहिए। अगर मैं 3 और 2 यहाँ पर इंक्लूड कर दूंगी तो ये कैसा रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। और सिमिलर यहाँ पर अगर मैं 2 3 को भी ऐड करूंगी तो भी ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 का रिलेशन 1 के साथ है और 1 का रिलेशन 3 के साथ है, तो 2 का रिलेशन अगर मैं 3 के साथ यहाँ पर इसको भी ऐड करती हूँ तो भी ये ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ये एक ही रिलेशन ऐसा होगा जिसमें हमारे पास ये पेयर आएंगे और ये हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा, बट ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर हम सेकंड रिलेशन डिफाइन करेंगे तो ये सभी एलिमेंट तो उसमें होंगे, मतलब ये सभी पेयर तो हम इंक्लूड करेंगे, बट अगर इनमें से कोई भी पेयर अगर हम उसमें इंक्लूड करेंगे तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। बट हमारे जो रिलेशन है हमें जो निकालने हैं वो हमारे रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होने चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होने चाहिए। तो सिर्फ ये एक ही रिलेशन ऐसा होगा जो कि हमारा रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा बट ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट A is equals to 1 2 3 then number of equivalence relation containing 1 2 is। हमें यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने हैं और रिलेशन में ये पेयर मस्ट इंक्लूड होना चाहिए। तो कितने रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सेम मेथड है, A क्रॉस A निकालेंगे। सो A क्रॉस A में 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 1 का रिलेशन 3 के साथ, 2 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, सिमिलर 3 का रिलेशन 1 के साथ, 3 का रिलेशन 2 के साथ एंड 3 का रिलेशन 3 के साथ। सो फर्स्ट रिलेशन हम डिफाइन करेंगे और रिलेशन कैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। सो इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। सो सबसे छोटा जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो क्या है, 1 1 2 2 एंड 3 3। ये हमारा इक्विवेलेंस तो है, बट हमें क्या बोला गया है कि ये पेयर इसमें जरूर इंक्लूड होना चाहिए। तो इसको इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास 2 1 भी होना चाहिए। अगर 2 1 नहीं है तो ये सिमेट्रिक की कंडीशन को वेरीफाई नहीं करेगा, तो यहाँ पर हमें 2 1 भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अब ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है क्योंकि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर रहा है। इनके अकॉर्डिंग हमारी रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएगी, इन दोनों के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक की हो जाएगी, और इन दोनों और इसको अगर हम मिलाते हैं तो हमारी ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब हमारे पास पेयर क्या क्या बचे जिनको हम सेकंड रिलेशन के लिए इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर देखो हमारे पास 1 1 हमने इंक्लूड कर लिया, 1 2 इंक्लूड कर लिया, 2 1 भी हमने इंक्लूड कर लिया है, 2 2 भी इंक्लूड कर लिया हमने, उसके साथ यहाँ पर हमने 3 3 को भी इंक्लूड कर लिया। तो हमारे पास ओनली 4 ही पेयर बचे जिनकी हेल्प से हम सेकंड रिलेशन को डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पर देखो R2, ये जो पेयर है ये तो हमें इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी क्योंकि ये हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड
2 1। अब देखो इनमें से हम कौन सा पेयर इंक्लूड करें। अगर हम 1 3 को इंक्लूड करते हैं, 1 3 को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो 3 1 भी होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक की कंडीशन वेरीफाई होगी। और यहाँ पर देखो 1 3 3 1 तो ऐड कर लिया हमने, बट यहाँ पर हमारे पास एक और पेयर होना चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो 1 का रिलेशन यहाँ पर 3 के साथ है और 3 का रिलेशन हमारे पास यहाँ पर 1 के साथ है, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग तो हमारे ट्रांजिटिव है। बट अगर यहाँ पर हम ये वाला डिफाइन कर ले, 2 का रिलेशन 1 के साथ है, 1 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ है, तो 2 का रिलेशन किसके साथ भी होना चाहिए भाई, 3 के साथ भी होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर ये पेयर भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो 2 3 भी हम इंक्लूड कर लेंगे, तो तीनों पेयर हमारे यहाँ पर इंक्लूड हो गए। लास्ट हमारे पास बचा 3 2। अब देखो 3 का रिलेशन यहाँ पर 1 के साथ है और 1 का रिलेशन 2 के साथ, इन दोनों पेयर्स को उठाओ तो हमारे पास कौन सा पेयर और होना चाहिए, 3 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ, तो हमारे पास 3 2 पेयर भी होना चाहिए, तभी ट्रांजिटिव होगा। और हम यहाँ पर अगर 3 2 को भी ऐड कर देते तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी पेयर नहीं बचता, तो सिर्फ हमारे पास 2 ही रिलेशन ऐसे होंगे जो हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे इनके अकॉर्डिंग। जो हमारा सेट है, इनके जो नंबर्स हैं, एलिमेंट हैं, उनके अकॉर्डिंग सिर्फ हमारे पास 2 ही रिलेशन होंगे, R1 एंड R2, और हमें यही चेक करना था कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सो चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप अपने डाउट भी शेयर कर सकते हो और साथ ही जितने भी अपडेट्स होंगे क्लासेस के वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और iTab पर भी आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।